क्लास नंबर 3 देख लो। भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना कैसी, किस टाइप की, कैसे कैसे बैंक पाए जा। अब ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर बैंक से ही पाला पड़ने वाला तो बैंक से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ये पीसीएस में पूछी जाती है। और एक करके बैंक को सारे बैंक को पढ़ेंगे जितने बैंक है मौजूद, जो बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े बैंक जिसका काम है। एक बैंक को ना, बैंकिंग की जो प्रणाली उसकी स्ट्रक्चर कैसा, 3 तरीके के बैंक पाए जाएंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर समझ रहे हैं, भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना। एक तो पाए जाएंगे वाणिज्यिक बैंक, आज सब पता लग जाएगा, लिखवाऊंगा भी, घबराओ मत बिल्कुल भी। दूसरे नंबर पर कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हम सहकारी बैंक बोल रहे हैं, ये भी लिखवाया जाएगा, पढ़ाई भी जाएगा। तीसरे नंबर पर विकास बैंक, जो भारत का विकास करने वाले होंगे। ये कोऑपरेटिव बैंक किसे बोलते हैं, सहकारी बैंक, क्रम वाइज सब कुछ लिखवाया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वाणिज्यिक बैंक क्या बोला ये भी समझ में आ जाएगा, समझाया भी जाएगा, लिखवाया भी जाएगा। पहले समझाया जाएगा फिर लिखवाया जाएगा, ताकि नोट्स प्रॉपर मात्रा में नोट्स मौजूद हो। वन स्टॉप होना चाहिए, उसके अलावा कुछ ना पढ़ना पड़े, बस नोट्स पढ़ो, बार बार वीडियो देखो, काम खत्म, खेल उतने में काम होता है। बस करंट पढ़ लो, उसके साथ साथ जोड़ो। अनुसूचित तो हम क्या करेंगे, वाणिज्यिक जो बैंक है ना, पहले से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम कोऑपरेटिव बैंक पढ़ेंगे, फिर विकास बैंक पढ़ेंगे, और धीरे धीरे करके हम एक इस तरह करके फैक्चुअल वीडियो डालते रहेंगे। फैक्चुअल इसमें डाटा बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद हो, लिखवाया भी जाएगा। दूसरे नंबर पर इसे हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। अनुसूचित, सूचित कर दिया, इंडिकेट कर दिया, नाम रखा है इसका, लिस्ट दी पूरी की पूरी। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कह दो, कॉमर्शियल बैंक कह दो, व्यापारिक बैंक कह दो। 11th क्लास के 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे, 12वीं क्लास की, उसमें इसका नाम धर रखा है व्यापारिक बैंक। व्यापारिक, कॉमर्शियल काम करना, व्यापार करना, ट्रेड से संबंधित जानकारी रखना, जिस बैंक का लेन देन की, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। भारत के अंदर अधिकांश ना जितने भी बैंक मौजूद है वे सारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की। 2 बैंकों को छोड़ दो, कुछ बैंकों को, जैसे सहकारी बैंक होंगे, कुछ अलग टाइप के बैंक होंगे, जो रूरल बैंक होंगे अलग टाइप के। तो अधिकांश भारत के अंदर जितने भी बैंक मौजूद है ना, सारे के सारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही सारे के सारे। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में भी अलग अलग सेक्टर में बांट रखा है, इसके अंदर थोड़े पार्ट अलग करके फिर थोड़ा गहराई, हर चीज के अंदर गहराई है, समझ में आती है। किसी चीज बाहर देखे तो इसके अंदर फिर गहराई डेप्थ में जाना पड़ता धीरे धीरे। तो भारत के अंदर जो बैंक 3 प्रकार के बैंक मिलेंगे। एक तो मिलेंगे वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉमर्शियल बैंक की। जब कॉमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कुछ गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जिसे हमने अनुसूचित नहीं कर रखा है, इंडिकेट नहीं कर रखा है। अब ये कौन से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कौन से वाणिज्यिक बैंक? 2 प्रकार के, एक तो ऐसे जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। समझ, इधर तक लिख देंगे, बस नॉन लगाना, नॉन। दूसरे नंबर पर जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है ना, वे भी हमारे, उसे हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट ऐसे होंगे जो पब्लिक सेक्टर वाले बैंक होंगे, जो सरकारी होंगे, और सरकारी में भी 2, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे, जो पब्लिकों के लिए ही काम करते होंगे। एक तो हो भारतीय स्टेट बैंक, इसे अलग से पढ़ेंगे, पहले पढ़ भी लिया हमने इसके बारे में, वो सारा डाटा दोबारा पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक समझेंगे, जिन्हें नेशनलाइज कर दिया हो, जिस सरकार ने कहा बेटा अब तक तो तुम अपनी मनमानी चलाते थे, आज तो तुम सरकारी बैंक हो। इंदिरा गांधी ने कहा 1969 में 14 बैंकों को, बेटा आज के बाद ना काम करोगे, तुम बहुत ना इंडस्ट्री वालों को लोन दे होते, अब लोन उसे दोगे जिसे मैं कहूंगी, मैं सरकार हूँ, अब मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना होगा। अब तो तुमने अपनी मनमानी बहुत कर ली। तो इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था, नहीं करा था? तो नेशनलाइज बैंक कौन से हो, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हो, इसे हम तमीज से समझेंगे, हो समझोगे। यहाँ तक फैक्चुअल सवाल पूछ रहे हो। दूसरा, जब हम बैंक समझेंगे ना, तो उसके आसपास समझो जिसने वो काम करा होगा उस समय के प्रधानमंत्री की जानकारी होनी चाहिए तुम्हें, और जो प्रधानमंत्री होगा उस समय की पूरी अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी, इसने काम क्या करा था, बैंक से संबंधित पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। तो बहुत चीज समझेंगे हम। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर के 2 ही बैंक, एक तो ऐसे जो भारतीय स्टेट बैंक, और एक ऐसा जो राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसे नेशनलाइज करा था। अभी 2020 में हमने 11 बैंक और मर्ज कर दिए थे आपस में, उन्होंने नेशनलाइज कर दिया था, मर्ज कर दिया बैंकों का, मर्ज कर दिया बैंकों का, आपस में विलय कर दिया था, इसे भी समझेंगे। दूसरा, निजी क्षेत्र के बैंक कौन थे? निजी क्षेत्र यहां बात करें, प्राइवेट बैंक है भारत के अंदर ही, लेकिन प्राइवेट बैंक ऐसे समझो। लेकिन प्राइवेट का मतलब जैसे मैं कोई बैंक खोल लूँ अपनी मर्जी से, सरकार को तो कोई रोल नहीं है इसमें, अपनी मर्जी से मैंने बैंक खोला, इसमें सरकार का बैंक नहीं हूँ, नहीं। लेकिन जो सरकार के लिए ही काम करता होगा, सारी जितने भी सरकार की जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी, SBI में खाता उसका दूसरे उसमें एक्सिस बैंक में क्यों नहीं आया? एक्सिस बैंक तो प्राइवेट बैंक है, वो इसमें काम का ही नहीं है हमारा, वो समझ में आया बात है। तो कुछ पैसे बैंक है जो प्राइवेट है, कुछ सरकारी बैंक है। जो सरकारी बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अंदर SBI आएगा, बहुत बड़ा बैंक, बहुत बड़ा बैंक, शेयर मार्केट में भी इसके शेयर लिस्टेड है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीयकृत बैंक होंगे, सब समझेंगे क्या क्या चीजें मौजूद है। निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक भारत के अंदर, लेकिन प्राइवेट, उनको प्राइवेट लोगों का अधिपत्य है। उसमें 2 तरीके के मिलेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो पुराने निजी क्षेत्र के बैंक होंगे, पुराने प्राइवेट सेक्टर में बहुत पुराने काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे जो अभी आए नए निजी क्षेत्र के बैंक, न्यू प्राइवेट बैंक,
इसे बोलते हैं, देखो ये ओल्ड प्राइवेट बैंक सेक्टर के बैंक। तो ये जो निजी क्षेत्र के बैंक, ये नए निजी क्षेत्र के बैंक है, पुराने निजी क्षेत्र के बैंक, तो इसे भी दोनों समझेंगे। निजी क्षेत्र के बैंक लेकिन भारत के नहीं है, विदेशी है। समझ में आया बात है। एक ऐसे जो गांव के अंदर काम कर रहे, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सारे समझेंगे ना। उसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक भारत के अंदर मौजूद है, लेकिन भारत के निजी क्षेत्र के बैंक का मतलब प्राइवेट, लेकिन भारत के नहीं है, विदेशी। जैसे एक्सिस बैंक हुआ ना, भारत का नहीं है। जैसे वो होगा सिंडिकेट बैंक, वो भारत का नहीं है, लेकिन प्राइवेट और लेकिन भारत का। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन से, इसे भी समझेंगे हम। कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ दो, कुछ सहकारी बैंकों को छोड़ दो, भारत के अंदर जितने भी बैंक है ना, अधिकांश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की, कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत ही आएंगे। सब इसका ही पार्ट देख लो, सब इसके बच्चे। कुछ ग्रामीण बैंकों को छोड़ दो, कुछ सहकारी बैंकों को छोड़ दो, जितने भी बैंक, इसलिए हम जो बात करते हैं बार बार मैं कहता हूँ तुम कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि भारत के अंदर ना कॉमर्शियल बैंक का अधिपत्य, यह बात मैं लिखाऊंगा अभी। भारत के अंदर जितने भी बैंक, ये बार बार मैं अपनी बात तो कहता कि जो कॉमर्शियल बैंक लोन देगा, पैसे जमा करेगा, तो ज़्यादातर मैं जब मैं बात करूंगा तो कॉमर्शियल बैंकों की बातें करूंगा, जिसका ज़्यादा अधिपत्य भारत के अंदर ज़्यादा बैंक। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सारे फैक्चुअल, सब डाटा दूंगा तुम्हें, ये कब बनाया गया, ये क्यों था, इसकी क्या व्यवस्था थी, क्यों आया, इसका क्या इम्पैक्ट, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी, इसके क्या फायदा हुआ, इसका क्या नुकसान हुआ, ये उस समय की सरकार इसे क्यों लेकर आई थी, क्या मंशा थी इसकी, लिखूंगा भी। बात समझ में आई है। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग का जो फितूर है ना वो मिट जाएगा। फैक्चुअल डाटा क्या है, फैक्चुअल डाटा को हम उसका समय की जिस टाइम पे वो बनाया हुआ हो लेकर उसके आसपास की परिस्थितियाँ समझ जा, एनालिटिकल अप्रोच डेवलप हो अच्छे तरीके से। बात समझ में आई है। शायरी सुनानी क्या, यहाँ शायरी का कोई काम ही नहीं है, समझ की बात है। अभी थोड़ा ही वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बैंक, ये थोड़ा ये करके दिखाओ, ये सारा पढ़ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक बैंक। और वाणिज्यिक बैंक के अंदर भी सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। इसका ज़्यादा दर्द है ना, ज़्यादा दर्द तो उसका है ना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का, क्योंकि सारा सिस्टम तो यही है सारा का सारा, तो इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर इसकी परिभाषा पढ़ ली जाए ना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या हो, तो फिर सब समझाओगे आराम से। तो पहले मैं वहाँ साइड में समझा रहा हूँ, फिर लिखूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ में आ जाओ, समझो। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या हो, जब हम वाणिज्यिक बैंक की बात करेंगे, वाणिज्यिक बैंक की बात करेंगे तो उसके अंदर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी आ जाएंगे और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी आ जाएंगे। वाणिज्यिक बैंक किसे बोलेंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी आ जाएंगे और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी आ जाएंगे, दोनों ही समाहित इसके अंदर होंगे। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसे कहेंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देखो इंग्लिश में क्या नाम है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल कॉमर्शियल जो बैंक होंगे ये ना, जो आरबीआई एक्ट, अब पता कौन सा, 1934 जो एक्ट 1934 का, और इस 1934 का जो एक्ट है ना, इसकी दूसरी अनुसूची, कौन सी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल है इसका, दूसरी अनुसूची, इसकी दूसरी अनुसूची में ना, कौन सी अनुसूची, तो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत ना जिन बैंकों का नाम लिखा हुआ वही बैंक ना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। दोबारा फिर समझ लो, मैं भी कह रहा हूँ, आया समझना। सरकार कहती है पूरा लिस्ट छोड़ कर रखा उसने ना, इसमें जो भी बैंक रखे जाएंगे ना तो वे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहलाएंगे। अनुसूचित कर दिया, सूचित कर दिया, इंडिकेट कर दिया, ये हो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक करो। बात समझ में आई। बात पूछने लगे तुमसे बताओ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक क्या हो। आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत लिखे हुए बैंकों को, रखे हुए बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। दो प्रकार, कई प्रकार के हुए, सार्वजनिक क्षेत्र के निजी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक, निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 4 प्रकार के हुए। बात समझ में आई, कोई दिक्कत। जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 4 प्रकार के पढ़ेंगे ना, क्षेत्रीय पब्लिक सेक्टर के बैंक होंगे, प्राइवेट सेक्टर के बैंक होंगे, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, और लेकिन है फॉरेन बैंक, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का लेकिन फॉरेन बैंक। दूसरा रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय स्तर के लिए खोल लगाया हो ताकि उनका विकास करा जा सके। अब एक को पढ़ेंगे तो तुम जब बैंक को पढ़ोगे तो तुम उसके आसपास की सारी परिस्थितियाँ चलती दिखाई देगी। सबसे पहला बैंक भारत के अंदर इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। पहले जानते थे नहीं, 1955 में इसका नाम बदल के भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। पढ़ा था इसके बारे में। आज थोड़ा थोड़ा डाटा और कलेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ तुम कॉपी में हेडिंग बना लो। पता कौन सी हेडिंग बनानी कॉपी में, पता कौन सी हेडिंग बनानी, वाणिज्यिक बैंक। सबसे पहले हेडिंग बनाओ वाणिज्यिक बैंक क्या बनाओ, वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक। अब बताओ
वाणिज्यिक बैंक में कौन किसे शामिल करा? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को ना वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत शामिल करा गया। इसके अंदर ना जो तुमने वाणिज्यिक बैंक हेडिंग बनाई, इसे इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? कॉमर्शियल बैंक, बैंक कॉमर्शियल। इसके अंदर ना जो पहला पॉइंट है, तुम चाहे तो ऐसा करके तीर का चिन्ह खींचकर पहला पॉइंट आराम से लिख सकते हो। ठीक, इसमें लिखोगे वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को शामिल किया गया है, अपनी समझ के लिए। इसमें लिख दो, लाइन लिखो, लिखने से क्या हो, हाथ रिवाइव कर जाएगा तुम्हारा। वाणिज्यिक बैंक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को शामिल किया गया है। यह लाइन लिखो, जो मैं जैसा कहूँ ऐसा लिखते चले जाओ मिनट के लिए। ठीक, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे ऐसा नहीं लिख दोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें इसके बारे में समझाने जा रहा हूँ। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कौन सा होगा? ठीक, तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देखो क्या होगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उस बैंक को बोलते हैं, ध्यान से सुन लेना। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो होगा वो बैंक कहलागा जो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत सूचित किया गया हो, उसकी दूसरी अनुसूची में शामिल हो, और जिसे ना आरबीआई का रेगुलेशन एक्ट जो 1949 के तहत विनियमित किया जाता है, उस पर नियंत्रण लगाया जाता है। दोबारा फिर समझ लो, जो बैंक होगा, जो मैंने बताया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कौन सा होगा? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वो होगा जिसका नाम लिखा होगा आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में। और आरबीआई एक्ट कब का? 1934 का। लेकिन उसे विनियमित किया जाएगा, उसे नियंत्रित किया जाएगा, उस पर नियंत्रण लगाया जाएगा, उस पर दबाव बनाया जाएगा, ये कर, ये ना कर, ये करना चाहिए, ये कर, यहाँ रहना होगा तो मेरा कहना मानना होगा। ऐसा समझ में आई बात? ये बात कौन कहेगा? ये बात बताएगा 1949 का आरबीआई अधिनियम, रेगुलेशन जो एक्ट जो रेगुलेट करता है। समझ में आई बात है? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के बारे में दो बातें तुम्हें पता लगी। नंबर फर्स्ट, इनका नाम आरबीआई एक्ट की दूसरी अनुसूची में शामिल हो। दूसरी खास बात यह पता लगी, इनका इन्हें रेगुलेट करा जावा 1949 के आरबीआई एक्ट का, जो 1949 का रेगुलेशन एक्ट, उसके तहत इन्हें नियंत्रित किया था। दोनों बात याद रहेगी। इन पर नियंत्रण कौन से अधिनियम के तहत करा जाए? आरबीआई रेगुलेशन एक्ट 1949। खेल खत्म। दूसरा पॉइंट लिखो, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं। लिख लो, मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, नहीं तो मैं लिखवाता नहीं, इसलिए लिखवा रहा हूँ, तुम्हारा पहला प्यार आ रहा है। ठीक है, तो पहला प्यार को लिख लेना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत, इन्हें बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, इन्हें बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत नियंत्रित किया जाता है, या विनियमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। 1949 के तहत विनियमित किया जाता है। अब जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होंगे ना, इन्हें क्या क्या लाभ मिलता होगा? इसका कुछ तो बेनिफिट होगा। अभी जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में बार बार लिखूंगा इतना बड़ा, तो सबसे बढ़िया मैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के नाम का SCB लिख दूंगा, इससे तुम समझ जाओगे, क्योंकि मेंस में तो सवाल आना नहीं, समझ नहीं बात है। तो SCB का मतलब समझिए, अगर मैं तीसरा पॉइंट तुमको कुछ लिखवाना चाहूँ तो मैं SCB लिख रहा हूँ, SCB शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। अनुसूचित वाणिज्यिक जो बैंक होगा ना, इसे मिलने वाला पता क्या लाभ होगा? इसे लाभ मिलता होगा, सुन ध्यान लगा के, इसे मिलने वाला प्रॉफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, एडवांटेज क्या होगा सर?
क्या लाभ मिलता होगा? इससे लाभ मिलता होगा नंबर फर्स्ट, एक तो हो बैंक रेट, बैंक दर जिसे बोलते हैं, ये बैंक दर हो ना, ठीक, एक बैंक रेट हो। दूसरा हो MSF, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कितनी चीज होगी? एक हो रेपो रेट, रेपो, ये जो चीज होगी ना, इनमें जो सहायता मिलेगी वो मिलेगी RBI तक। अभी तीनों चीज समझाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा, समझ गई बात? या तो तुम टाइम दे दोगे मुझे? ठीक है। बैंक दर, MSF क्या हो और रेपो रेट क्या हो, इसके लिए जो सहायता चाहिए होगी वो चाहिए होगी RBI की। RBI बेनिफिट देगा, RBI बताएगा बेटा क्या करना तुम्हें, बैंक रेट कितना का रखना तुम्हें, MSF कितना रखना और रेपो रेट कितना रखना। इसमें सहायता इनकी कौन करेगा? वो करेगा RBI, इसका बेनिफिट हो RBI, और RBI में बचा भी लेगा। उन्होंने बचाया, ICICI बैंक को बचाया, उसने येस बैंक को बचाया, इसीलिए से बैंकों का बैंक भी बोल रहे हैं RBI को। अब ये क्या हो? बैंक रेट, बैंक दर क्या हो, MSF क्या हो, रेपो रेट क्या हो? थोड़ा सा टाइम दो, इतना सा टाइम दो, इतना सा। अगर बहस ही नहीं करनी सब चीज़ों में, थोड़ा सा टाइम दो। कितना सा टाइम देना? इतना सा टाइम। सब बताओ कितना सा टाइम देना? हाथ तक बताओ, फिर तो ठीक है। बैंक दर, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, समझ में बात? है सीमांत स्थायी सुविधा क्या हो? सीमांत स्थायी सुविधा। रेपो रेट क्या हो? ठीक, क्या हो? अच्छा, MSF वाला बताओ। रेपो रेट, हाँ कोई बात नहीं, जब समझ लोगे ना सब चीज़ें फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। ऐसा लगा तो अपने घर की खेती है, समझ में नहीं बात? या ठीक है, यूट्यूब पर गए चुपचाप खोल रहा है, ये पढ़ा रहा लौंडा, ठीक है नहीं, क्या दिक्कत होगी? तो बैंक रेट हुए, MSF हुआ, रेपो रेट हुआ, पढ़ो, घबराओ मत बिल्कुल भी। तो जो क्या हो, जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होगा ना, उससे क्या प्रॉफिट मिलेगा? एडवांस प्रॉफिट मिलेगा। उसका एडवांटेज क्या मिलने वाला? उसे लाभ क्या मिलने वाला? ये लाभ मिलने वाला बैंक रेट, MSF, रेपो रेट, इससे हेल्प चाहिए होगी और इनकी हेल्प करेगा RBI। ये खास बात होगी। अगर वो गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है ना, फिर उसका दूर दूर तो कोई रिश्ता नाता नहीं है RBI से, समझ बात? या RBI से रिश्ता नाता है उसका, लेकिन इतना नहीं है, समझ बात? जितना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक वो लिस्टेड RBI एक्ट 1934 की लिस्ट में शामिल है। वो RBI उसे स्पेशल प्रोटेक्शन देगा, सहायता देगा, विशेष संरक्षण देगा उसे, ये खास बात है। अभी तुमने क्या लिखा है पहले ये बता दो। चलो अच्छा, दूसरा एक हो CRR, एक हो SLR, एक हो 5वें नंबर पर CRR, ठीक, ये सब चीज मैनेज कर। हाँ, CRR कैश रिजर्वेशन बोलते हैं, नगर आरक्षी अनुपात। SLR इसे भी समझते हैं, समझने की बात? या तो ये सब चीजें ना, ये मैनेज करने का काम, इनके लिए जो सहायता देता होगा वो सहायता देने का काम पता किसका होगा? वो होगा RBI का, रिजर्व बैंक। जो ये पांच चीजों को हेल्प, और पांचों ही तुम्हें समझनी, यही हमारा सिलेबस आगे। टाइम देना, कितना सा टाइम देना? इतना सा। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो तुम समझा नहीं सकते, समझाओगे नहीं, बहुत अच्छा विश्लेषण करोगे। जो भारत के वर्तमान समय के जो गवर्नर साहब हैं जिनके नोट पर साइन हो, उनसे ज़्यादा नॉलेज होगी तुम्हें, समझ की बात है? उनसे ज़्यादा नॉलेज होगी। और तुम्हें ये भी पता होगा भारत के अंदर क्या, तुम तो पढ़ो ये होना चाहिए, ये करा गया, तुम्हें पता होगा ना, ये करा नहीं गया, ये होना चाहिए था, आया समझ में? इतना भी तुम्हें पता होगा, इतनी नॉलेज होगी तुम्हें। बात समझ में आई? क्या कहा? लोग तो पढ़ते हैं ये हुआ, तुम्हें पता होना चाहिए ये होना चाहिए था, इतनी नॉलेज होगी तुम्हें, समझ में आया बात? लिखो कितना पॉइंट? तीसरे पॉइंट में लिखो, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को कुछ लाभ मिलते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कुछ लाभ मिलते हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मिलने वाले लाभ, हाँ शॉर्टकट मारना सही जिंदगी में, जितना शॉर्टकट मारेगी इतना खुश रहेगी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को मिलने वाले लाभ, हाँ SCB को मिलने वाले लाभ, शॉर्टकट ऐसे लिख दो। और लिखी क्यों ना, याद रख लो ना, वैसे लिखिए शॉर्टकट। UPSC तैयारी क्यों कर रही है? छोड़ मत जाना। लिखो ये बैंक, इसमें लिखो ये बैंक, बैंक दर, ये बैंक दर,
ये बैंक बैंक दर कोमा MSF इस सीमांत अस्थायी सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा। ये बैंक बैंक दर सीमांत अस्थायी सुविधा कोमा रेपो रेट, रेपो रेट इतना ही दिया, रेपो रेट सीमांत अस्थायी सुविधा कोमा रेपो रेट के लिए सुविधा, सुविधा के बाद क्या लिखा सीमा रेपो रेट आदि, रेपो रेट के बाद लिखना आदि पर, आदि पर वित्तीय सहायता के लिए, आदि पर वित्तीय सहायता के लिए RBI से संपर्क करते हैं। वो बचागा कह बेटा मैं आ लिया, तुम घबराओ ना बिल्कुल भी। RBI से कांटेक्ट करते हैं, RBI से कांटेक्ट करते हैं, ठीक। नहीं तो बात एक नहीं है, संपर्क कर लो, कांटेक्ट कर लो। संपर्क का मतलब कहीं भी कर लो, कांटेक्ट एक ही जगह हो। इतनी बार बताओ समझ में ही नहीं आई। अभी क्या करेंगे, जो कॉमर्शियल बैंक होंगे ना, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होंगे, SLR और CRR। अब है क्या वो, डोंट वरी, कल की क्लास ही हुई है। SLR क्या है, CRR क्या है, ये सब चीज क्या है, सब चीज पर बात करने वाले हैं। तो SLR और CRR को मेंटेन कर रखना पड़ेगा किसी भी बैंक को। इसका क्या मतलब, आसान हल्का हल्का समझ लो, हल्का हल्का। मैं बैंक हूँ, मेरे पास पैसे अगर उन्होंने जमा कर दिए, ये भिखारी मतलब ये बिल्डर बहुत बड़े, पैसे चाहिए ना, आराम से लेके चले जाएंगे। दूसरा, मुझे ना हो सकता है मेरे को भविष्य में संकट आ जाए, अरे इन पर मुझे विश्वास नहीं है, इन पर विश्वास नहीं है, कभी भी आ सके मेरे पास सारा पैसा एक साथ आ सके, ऐसा हुआ तो इस बात को ना अपन, मुझे कुछ पैसा ना अपने खाते में बचा कर रखना चाहिए। जो बचा कर रखना चाहिए ना, वही SLR वही CRR, आसान भाषा में, ताकि मेरे पास ही पैसे मांगने आ जा, मैं देते दूँ। ऐसे कुछ पैसा मुझे अपना पैसा ना, वो पैसा CRR और जो SLR का पैसा, वो पैसा मैं अपने पास ही नहीं रखने का, वो पैसा मैं RBI को दे दूंगा, तू रोके सर। और जब मेरी स्थिति खराब होगी ना, तो मुझे पैसा दे दिया, वो वाला पैसा, समझ गए, समझ में आया बात है। तो SLR और CRR एक प्रकार का फंड जो मैं बैंक हूँ, मैंने उस ऊपर वाले को दे रखा है, RBI को। और जब मेरी स्थिति खराब होगी ना, जब ये कमीने लोग मेरे तो पैसा मांगना आ जाएंगे एक साथ, तो तुम मुझे मेरा पैसा दे दिए, अभी नहीं दे दूंगा वो पैसा। समझ में आया बात है, आसान भाषा में समझाने के लिए है कुछ और, वो समझ में आया बात है, ठीक, हल्का हल्का। इतनी बात बताओ समझ में ही नहीं आई, ठीक। तो लेकिन ये पैसा मैं किसके पास रख रहा हूँ, RBI। अब मैं शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हूँ, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हूँ मैं, ये पैसा ना मैं उसके RBI के पास रखता हूँ, तो एक प्रकार का हेल्प तो हो गई, समझ, वो मेरी हेल्प कर भी दे इस तरह। लिखो SLR इसमें लिखना, इसी पॉइंट में SLR, CRR को बनाए रखने के लिए RBI इनकी सहायता करता है, RBI इनकी सहायता करता है, RBI इनकी सहायता करता है कैसे, वो हम तुमको बताएंगे। सीधे को बैठ, सीधे को बैठ। अगली खास बात क्या है, शेड्यूल कॉमर्शियल जो बैंक होगा उसके लिए मानदंड क्या होना चाहिए। मुझे ना शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक बनना, तो क्या होना चाहिए मेरे पास, कितनी धन होना चाहिए मेरे पास, 5 लाख रुपए की धन राशि होनी चाहिए मेरे पास, जब भी मुझे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंदर शामिल करा जा सके। और ये काम होगा RBI का, RBI के पास इतनी ताकत, वो मुझे ना कॉमर्शियल बैंक का लाइसेंस देगा। लाइसेंस मुझे कहाँ से मिलेगा, RBI के पास। तो मुझे ही लाइसेंस क्यों मिलेगा, नंबर फर्स्ट मेरे खाते में 5 लाख रुपए होने चाहिए,
समझने की बात है, कुछ फंड होना चाहिए, आरक्षित होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, मेरे पास स्टॉक होना चाहिए कि मैं बैंक चलाना चाहता हूँ जी। आज जेब मनी है, अन्ना नाम रख दिया भगवान ने, कुछ है थोड़ा, ये बात यार, ठीक। अब बैंक खोलने चले हैं, बैंक खोलने चले तो बैंक ऐसे नहीं खुलता, हाथ में रोकड़ होना चाहिए, 5 लाख रुपये होना चाहिए और थोड़ा फंड और आरक्षित होना चाहिए। दूसरी खास बात जो है ना, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक वही बैंक कहलाएगा जब सर जो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करता होगा। आज समझ जो आने वाला कस्टमर है, क्योंकि आरबीआई का काम ना केवल बिजनेस करना नहीं है, तुम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को तुम्हारा काम बिजनेस करना होगा। आरबीआई का काम 3 काम आरबीआई के, भारत सरकार का ध्यान रखना, दूसरे नंबर पर बैंकों का भी ध्यान रखना, तीसरा भारत की जनता का शोषण ना हो इसका भी ध्यान रखना। समझ में आई बात है, इसलिए विशेष तौर पे इन तीनों पर नजर रखता, इसलिए वो लाइसेंस उसी को देगा, उसी देगा जो 5 लाख रुपए की जिसके हाथ में राशि हो। दूसरा जो आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करता हो, उसके मानदंड को फॉलो करता हो जो उसमें दी गई। समझ में आई बात है, उनमें विफल ना रहा हो, उसमें सफल हो गया हो, ऐसा समझ जो उसके क्राइटेरिया। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है, ठीक है। तो अगर तुम्हें शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक खोलना तो उसके लिए कुछ मानदंड बनाए गए, वे मानदंड पता होने चाहिए तुम्हें। हो सकता है ऐसे ही सवाल पूछ ले शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर फर्स्ट, इसमें प्रदत्त पूंजी को आरक्षित पूंजी को 5 लाख रुपए रखा गया है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। दूसरे स्टेटमेंट में पूछ लो, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत रेगुलेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। नहीं, आरबीआई एक्ट 1949 के तहत रेगुलेट करा जाता है। ऐसे स्टेटमेंट पूछ लो सवाल पे पेपर में, जब इकोनॉमिक्स का टेस्ट लगाओगे ना तो यहाँ उन सब चीज़ों तो पाला पड़ने वाला तुम्हारा। समझ बात है, पॉलिटी के टेस्ट खत्म हो जाने वाले, जो प्री के चल रहे थे, उसके बाद 5 ही टेस्ट होंगे। समझ बात है, उन्हीं बार रिवीजन करो, उसके बाद 5 टेस्ट भूगोल के होंगे और 5 होंगे इकोनॉमिक्स के। समझ की बात है, और इस तरह ही रिवीजन करना होगा। और उसके बाद जिंदगी में रिवीजन करने के बाद फिर टेस्ट में बैठोगे, जिंदगी में कभी नंबर कभी नहीं आना, कभी भी। समझ की बात है, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, झेल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अच्छा दिन आने वाले, अच्छे दिन, हर काली रात के बाद ना सवेरा छिपा हुआ हो। तो नंबर अगले हेडिंग बनाओ, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए मानदंड। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए मानदंड, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए मानदंड। अब भाई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कौन खोल सके, इसके अंदर पहले कंडीशन, इसके अंदर पहला कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसके पास 5 लाख रुपए की प्रदत्त पूंजी, इसके पास 5 लाख रुपए की, इसके किसके, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास, इसके पास 5 लाख रुपए की प्रदत्त पूंजी, कैश होना चाहिए, पेड कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये देगा लाइसेंस के 5 लाख रुपए काटो, हम तुम्हें लाइसेंस देंगे। समझ बात है, 5 लाख रुपए प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधि होनी चाहिए। आरक्षित निधि, कुछ फंड ऐसा होना चाहिए जिसके खाते में सेव होना चाहिए पैसा। 5 लाख रुपए की और आरक्षित निधि होनी चाहिए, और आरक्षित निधि होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर लिखो, इसे आरबीआई को संतुष्ट करना चाहिए, इसे आरबीआई को संतुष्ट करना चाहिए, इसे आरबीआई को संतुष्ट करना चाहिए। संतुष्ट करना चाहिए कि उनके मामले उनके जमाकर्ताओं के हितों के नुकसानदेह तरीके से संचालित नहीं किए जा रहे हैं। उनके मामले उनके जमाकर्ताओं के हित हेतु नुकसानदेह, जमाकर्ताओं के हित हेतु नुकसानदेह तरीके से संचालित नहीं किए जा रहे हैं। जमाकर्ता के हित हेतु नुकसानदेह तरीके से संचालित नहीं किए जा रहे हैं, नुकसानदेह तरीके से संचालित नहीं किए जा रहे हैं। सही है। तो भारत के अंदर ना अधिकांश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ही
कुछ सहकारी बैंकों को छोड़ दो और कुछ ऐसे जो क्षेत्रीय बैंकों को छोड़ दो, लोकल जो क्षेत्रीय बैंक उन्हें छोड़ दो, तो भारत में जितने भी बैंक है ना, समझ की बात है, वे सारे के सारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की। नोट, NOT नोट, कॉपी में लिखो NOT नोट। भारत में कुछ स्थानीय क्षेत्रीय बैंक को, भारत में कुछ स्थानीय क्षेत्रीय बैंक को भारत में कुछ स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों और कुछ शहरी सहकारी बैंकों और कुछ शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर और कुछ शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर और कुछ शहरी सहकारी बैंकों को छोड़कर सभी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। सभी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। लिख दिया, जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक लिखा ना उसे क्लिक कर दो, क्लिक। सारे के सारे कॉमर्शियल बैंक। तो हम चुप हो जाओ। तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 8 बजे क्या, कोई बात नहीं। जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक उसमें पांच तरीके बैंक शामिल करो, सुन लो। भारतीय स्टेट बैंक दूसरा, पहले नंबर का ये होगा। दूसरा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में किसे किसे शामिल कर रखा है? नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक, नंबर 2 राष्ट्रीयकृत बैंक, नंबर 3 होगा हमारे निजी क्षेत्र के बैंक। समझ की बात है, निजी क्षेत्र के बैंक हो गए। कौन से होंगे निजी क्षेत्र के बैंक? निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक 3 होंगे, 1 2 3। चौथे नंबर पर हो गए निजी क्षेत्र के बैंक। हाँ, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 और ये 5वें नंबर के 5 बैंक होंगे। और सारे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है नहीं है, सारे इसके अंतर्गत ही शामिल हो गए। अब एक लाइन और लिखो, फिर उसके बाद छुट्टी जाएगी। लिखो, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 5 समूह में शामिल किया गया है। 5 समूह में शामिल किया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 5 समूह में शामिल किया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 5 समूह में शामिल किया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 5 समूह में शामिल किया गया है। पांचों के नाम लिख लो, फिर कल एक करके पढ़ेंगे ना। नंबर 1 भारतीय स्टेट बैंक, नंबर 2 राष्ट्रीयकृत बैंक। इंग्लिश में सबका नाम लिखना, सबका नाम इंग्लिश में होना चाहिए। कल को फिर कॉपी चेक करूंगा, समझने की बात है। नंबर 2 निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक। नंबर 3 निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक। नंबर 2 है राष्ट्रीयकृत बैंक। नींद चढ़ रही, याद आ रही है उसकी? निजी क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय बैंक। नंबर 4 निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक, विदेशी बैंक लिख दिया। नंबर 5 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक लिखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण। कोई प्रॉब्लम यहां तक? बुझा रहा है, मजा आ रहा है? कल को पहले नंबर का कौन सा पढ़ेंगे? दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, 5वें नंबर का। इनका सब कुछ जान लेंगे जहां तक सवाल आने वाला। ओके बच्चों, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही, ठीक है।